नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीपीएससी एग्ज़ाम के तहत जो हमारा जीएस का पार्ट है उसमें इतिहास को हम कैसे पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है और मैं बीपीएससी टीआरई 1 के तहत सेलेक्टेड हुआ था। और मेरी ज्वाइनिंग जो हुई थी वह लगभग 2023 में हुई थी, 15 नवंबर को हुई थी। और कल मैंने एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको जीएस का जो बेस है वो तैयार करना है। आज हम बात करेंगे कि जीएस का जो पहला हिस्सा होता है इतिहास। तो इतिहास को हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका सिलेबस क्या है। अगर आप अपने सिलेबस को पहचानते हैं, आप अपने सिलेबस को जानते हैं, तो निश्चित तौर पे जो आपको एक भूमिका बनाने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की, क्योंकि आपको पता है कि जीएस के अंतर्गत जीएस जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। उसके अंतर्गत हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। करंट अफेयर्स भी है। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो लेकर आया था कि किस तरीके से हम अपने जीएस को हैंडल करें। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री में क्या है। दोस्तों, अगर आपने सिलेबस को देखा होगा और सिलेबस को अगर आप जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि हिस्ट्री में जो बीपीएससी है टीचिंग के एरिया में वह केवल मॉडर्न हिस्ट्री पूछती है, मुख्य रूप से मॉडर्न हिस्ट्री पूछती है। अगर आप देखेंगे तो इतिहास में क्या होता है कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों का वर्ल्ड हिस्ट्री, चार चीज़ का समागम होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे केवल अपने हिस्ट्री में जो हमारा सिलेबस है उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम ग्रैब कर सकें। तो आज हम एक किताब लेकर आए हैं, उस किताब को हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये किताब है, आईपीएस अधिकारी हैं महेश कुमार वर्डवाल। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि यह जो कंपटीशन है, जैसे टीचिंग एग्जाम हो गया, इसमें आप समझ लीजिए कि ये जो किताबें हैं, ये किताबें एक तरीके से बाइबल का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, महेश कुमार वर्डवाल इन्होंने क्या किया है कि एनसीईआरटी को बेस बना के उसका जो सार संग्रह है वह इसमें पेश किया हुआ है। अब अगर आप इस किताब को देखने की कोशिश करेंगे, बहुत ही कम अमाउंट की किताब है और सस्ती किताबें हैं। कोई बहुत ज़्यादा ऐसी किताब नहीं है जो आपके रेंज में ना हो। मैं उनका फ़ोटो दिखाना चाहूँगा, महेश कुमार वर्डवाल जी का ये फ़ोटो है, महेश जी का, और ये एक आईपीएस अधिकारी हैं। अब हम आते हैं अपने काम के मुद्दे पे कि आखिर हमें क्या करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री बीपीएससी में बहुत कम पूछता है या ना के बराबर पूछता है, वो सिलेबस में उसका समागम नहीं है। हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम कैसे हैंडल करें, हम कैसे चीज़ों को ग्रैब करें मॉडर्न हिस्ट्री को। तो आप देखते होंगे कि अगर हम महेश कुमार वर्डवाल की किताब से अगर हम आधुनिक भारत या कहीं से भी आप आधुनिक किसी भी किताब से अगर आप आधुनिक भारत के इतिहास की बात करेंगे तो आधुनिक भारत में जैसे सिलेबस है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आपको पता है कि हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से बहुत सारे देश के लोग आए और ईस्ट इंडिया कंपनी बना के यहाँ पर व्यापार करने की कोशिश किए। अगर आप उसमें जाएंगे कि भाई कौन कौन सी कंपनी आई, कौन कौन से क्रम से आई, क्या क्या चीज़ आई और कैसे कैसे क्या कहते हैं, उसमें कौन कौन आया, कब कब आया, कौन कौन से यात्री आए, सबके नाम को आपको पता होना चाहिए। अगर मेन रूप से हम अगर इसके आगे बढ़ते जाएं, जैसे देखिए दोस्तों, इसमें आराम से लिखा हुआ है कि पुर्तगाली आए, तो फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए। तो ये नारिस मिशन क्या है, जॉन सरमन मिशन, डेनिस, फ्रांसीसी, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं और बेहतरीन तरीके से कम समय में आप चीज़ों को अपने पास कलेक्ट कर लोगे। ये इस किताब की जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैं जितने भी अच्छी टेक्निक है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 उसका कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, कभी भी चीज़ें हो सकती हैं। और बीपीएससी एक ऐसी संस्था है जिसको एग्ज़ाम लेते ज़्यादा देर नहीं लगता है। वो अपने क्वेश्चन पेपर हमेशा सेट करके रखती है, ऐसा मान के चलिए। क्योंकि मुझे याद है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 जो हुआ था उसमें मुश्किल से 1 महीने मिले थे, 1 महीने आपको मात्र पढ़ने को मिले थे। आप ये सोचिए, क्योंकि उसका जब फॉर्म ख़त्म हुआ, फॉर्म ख़त्म होने के 1 महीने के अंदर उन्होंने एग्ज़ाम लेके रिजल्ट निकाल दिया था। तो आप अगर पहले से तैयार नहीं होंगे और पहले से अपने आप को रेडी नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप कंपटीशन में बहुत पीछे चले जाएंगे। आज के समय में कंपटीशन इस तरीके का हो गया है कि आप दिन और रात आपको एक करना होगा अगर आप 4.0 में अपनी एक सीट को रिजर्व रखना चाहते हैं। दोस्तों अब ये बहाना नहीं चलेगा कि हाँ
सर मैं तो क्या कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। निश्चित तौर पे आप हर चीज़ को सेकेंडरी मान के चलिए। सबसे पहले अपनी पढ़ाई को प्राइमरी मानिए, क्योंकि वो समय क्या होता है ना कि आज जो आप रिश्तेदारी में आप जा रहे होंगे, शादियों में जा रहे होंगे, अदर चीज़ों में जा रहे होंगे, ये जो रिश्तेदार हैं वो आपको छोड़ के, अगर आपकी नौकरी नहीं लगी, वो रिश्तेदार एक दिन आपसे बात नहीं करेंगे। वही रिश्तेदार हैं जो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आपको अनफ्रेंड कर देंगे, आपको हटा देंगे अपनी ज़िंदगी से। इसीलिए हमेशा रेडी रहिए, हमेशा अपने टोज़ पे रहिए और सेंसिटिव रहिए, क्योंकि आज के ज़माने में जो सेंसिटिव नहीं है, जो अपने टोज़ पे नहीं खड़ा हो सकता है, निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं, मैंने टोज़ क्यों बोला है, क्योंकि टोज़ पे खड़े होने का मतलब है कि आपका दिमाग हमेशा एक्टिव है। अब हम बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या है कि उत्तरवर्ती मुगल राजवंश में कौन कौन लोग आए, उसके बारे में आपको चीज़ें जान लेनी है। उत्तराधिकारी के लिए कौन कौन से युद्ध हुए, इसको जान लेना है। अब आते हैं कि नवीन राज्यों का उदय कैसे हुआ, कौन कौन से राज्य थे जो कि जब मुगल वंश जो कमज़ोर होता गया, उसके बाद का जो उत्तरवर्ती मुगल वंश आया, वो किस तरीके से अपनी राज्यों को हैंडल नहीं कर पाया, कैसे क्या कहते बिखराव हुए, कौन कौन से राज्य आए। तो यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें एक जगह पे बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है। उसके बाद है कि ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना कैसे हुई। दोस्तों अभी मैं ये भी बताऊंगा कि बीपीएससी अपने क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछता है। ये तो मैं आपको एक भूमिका दे रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की आपको एक भूमिका दे रहा हूँ, लेकिन मेन चीज़ अभी आपको बताता हूँ कि कहाँ से जो एग्जामिनर है, जो पूछने वाला क्वेश्चन, जो पेटेंट क्वेश्चन है, वो कहाँ से आते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों मुझे एक्सपीरियंस है, लगभग मैं बीपीएससी टीआरई 1 और 2 और 3 सबके पेपर मैं देखता था, मैं हमेशा एनालाइज करता था। चूँकि अब मैं वीडियोस बनाता हूँ, अभी मुझे कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले मैंने वीडियो बनाने शुरू किए हैं, नहीं तो मुझे नहीं मालूम था। खासकर बीपीएससी की तो वीडियो मैं कल से बनाना शुरू किया हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना कैसे हुई, कैसे कैसे यहाँ पर क्या कहते हैं अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने किस तरीके से यहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत की। अब ये पढ़ने के बाद आपका आता है कि ब्रिटिश शासन का जो प्रशासनिक ढांचा था वो कैसा था, उसमें कौन कौन से एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है, या पिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं दोस्तों, जिसको आपको क्या कहते हैं देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। फिर भारत शासन अधिनियम 1858 में क्यों आया, क्रांति क्यों हुई, मतलब तमाम चीज़ें, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये जो एक्ट आए हैं इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। अगर रेगुलेटिंग एक्ट आया है तो वो क्यों आया है, कहाँ पर कमी थी, कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, कहाँ पर चीज़ें गलत तरीके से हो रही थी, कहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था, उसको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से एक्ट आए, आपको एक एक चीज़ समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कौन कौन से विद्रोह हुए, कब 1857 का विद्रोह हुआ, वहाबी आंदोलन कब हुआ, इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। आप इन चीज़ों को आराम से लाइन बाय लाइन आप चीज़ें कर सकते हैं, इस तरीके से महेश कुमार वर्डवाल की किताबों में चीज़ें दी हुई हैं। अब हम बात करते हैं कि 1857 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की जो नीतियाँ थीं और प्रशासन किस तरीके से, ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको आपको पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, कि किस तरीके से राष्ट्रवाद उस समय कैसे आया, कैसे लोगों के मन में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी, क्या क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा, या मतलब ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष कैसे जगा। इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। आप अगर इन चीज़ों को, और ये एक ऐसी किताब है जिसमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं कि आप तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ले सकते हैं, वहाँ पर आप चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मुझे इसलिए नहीं अच्छे लगते, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैंने खुद क्या कहते हैं कोई कोचिंग नहीं कर रखी थी, मैंने किताबों से चीज़ों को पढ़ी थी। और आप, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जाइए बीपीएससी टीआरई 1.0 का पेपर उठाइए, तब आपको पता चलेगा कि निश्चित तौर पे जीएस का पेपर अपने आप में एक वैल्यूबल, मतलब वो क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी दिए हुए थे, लेकिन कहते हैं ना कि ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। किस तरीके से आपको चीज़ों को, देखिए जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तब तक आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये मान के चलिए। क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ। और एक चीज़ और है कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमने रट के बैठ गया, हमने याद कर लिया, हमने किसी कोचिंग का नोट्स ले लिया, हमने खूब रट्टा मार लिया है, अब तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको अपने माइंड का यूज़ करना होगा। उस समय जो पेपर आएगा उस पेपर में बिल्कुल लाइन टू लाइन, अगर जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमें तो केवल क्या कहते हैं रट्टाफिकेशन चाहिए, हम काम चला लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हम आपको बताएं
कि चीज़ें करने के एक तरीके होंगे। आप पहले थ्योरी पे जाइए, थ्योरी पढ़िए, उसको आप सोचिए कि आखिर हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाइए। आप क्वेश्चन को लगाने से पहले, जैसे ये नहीं होता कि ये क्वेश्चन हो गया, आपने क्वेश्चन उठाया और तुरंत लगा के आप क्या कहते हैं निकल गए। आपको देखना होगा कि वो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। मेन चीज़ है कि जो बीपीएससी क्वेश्चन बनाता है वो लेयर बाय लेयर बनाता है। आपको जब तक अच्छी नॉलेज नहीं होगी तब तक उसको बताना आपके लिए कठिन होगा, उसके आंसर को बताना कठिन होगा। अब हम आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उसके क्या कहते हैं अध्यक्ष कब कब कौन थे, क्या था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो उसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं और उस समय कौन कौन से अधिवेशन हुए, क्या क्या हुए, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और कौन कौन से अधिवेशन में कहाँ कहाँ कंट्रोवर्सी हुई है, इसको भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं स्वराज के लिए संघर्ष कैसे हुआ। गर्म दल नरम दल आपको जानना जरूरी है। बंगाल के लिए संघर्ष कैसे हुआ, बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, उसको लेके क्या क्या चीज़ें हुई, मतलब तमाम चीज़ें। मार्लियामेंटो सुधार हो गया, होम रूल लीग हो गया, मॉन्टेग्यू घोषणा हो गई, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। मतलब दोस्तों इसमें इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है कि हम चीज़ों को ग्रैब करें, एक तरीके से चीज़ों को लाइन बाय लाइन क्या कहते हैं, आपको एक क्रम एक सीक्वेंस में चीज़ों को लगाते जाना है। हाँ दोस्तों, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप ये समझ लीजिए कि चीज़ों को जिस दिन आप क्या कहते हैं, क्योंकि इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पता चलेगा कि हाँ ये घटना घटी थी तो ये हुआ था, ऐसा हुआ था तो ये क्यों हुआ, तो ऐसी घटना घट गई तो ये चीज़ हो गई। मेन चीज़ आते हैं महात्मा गांधी के बारे में जो चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। मैं दोस्तों ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से प्रश्न बनेगा, लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप चीज़ों को उस वे में पढ़ेंगे जिस वे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं उस परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ, उन चीज़ों को देख चुका हूँ, और लगातार जितने भी पेपर होते हैं मैं उन पेपर को लगातार देखता हूँ और उसको एनालाइज करता हूँ। तो मुझे चीज़ें पता हैं कि किस तरीके से आयोग क्या सोचता है और किस तरीके के पेपर बना सकता है। अब हम आते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी क्या है कि रॉलेट एक्ट क्या है, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो उन्होंने क्या कहते हैं आंदोलन को वापस ले लिया था, जलियांवाला बाग में क्या उन्होंने किया, असहयोग आंदोलन में क्या किया, तमाम चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब आते हैं मेन चीज़ अगर हमारी जो आती है वह है राष्ट्रीय आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ, कौन कौन वहाँ गया, क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ, असेंबली में जो बम कांड हुआ उसको भी आपको जानना बेहद जरूरी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, क्या चीज़ है। केवल डेट आप नहीं याद कर सकते हैं, आपको उसकी कहानियों को समझना पड़ेगा, आपको चीज़ों को इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बीपीएससी बार बार अपने जो क्वेश्चंस हैं आप उठा के देख लीजिए। आप जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं, आप इतिहास में अगर आप उठाएंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उसका पसंदीदा टॉपिक है, उसको बार बार वो पूछने की कोशिश करता है, बार बार वो जानने की कोशिश करता है, क्योंकि एग्जामिनर कहते हैं ना कि हर एग्ज़ाम मतलब जो बीपीएससी है उसके भी कुछ पसंदीदा टॉपिक हैं, वहाँ से ही चीज़ें ज़्यादा उठाने की वो कोशिश करता है। और रही बात कि स्वतंत्रता कैसे मिली, क्या हुआ, फिर आज़ाद हिंद फौज क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र, मतलब तमाम चीज़ें हैं। आपको क्या कहते हैं इस तरीके से चीज़ों को करनी होगी। मैं फिर से उस किताब को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसमें चीज़ें दी हुई हैं। मैं आपको इसका जो ये देखिए सिलेबस किस तरीके से दिया हुआ है। सिलेबस दोस्तों बहुत बड़ा है, लेकिन हमको आधुनिक भारत में कहाँ से करना है, कैसे करना है, इसमें आपको क्या कहते हैं अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। आप ऑनलाइन जा सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी जाके महेश कुमार वर्डवाल को पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी फ्री ऑफ कास्ट में चीज़ें हैं, और तमाम टेलीग्राम चैनलों में भी ये सब चीज़ें फ्री पड़ी हुई हैं। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। आप कुछ पैसे लगा के आप कोचिंग में आप हज़ार 2,000 रुपये आप क्या कहते हैं खर्च कर सकते हो। तो एक किताब महेश कुमार वर्डवाल तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, आप इन चीज़ों को ले सकते हो। रही बात कि आपको एंशिएंट नहीं पढ़ना है, आपको मेडिवल नहीं पढ़ना है, आपको केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। और मॉडर्न में भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे ज़्यादा फोकस करना है, उनके क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करना है। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताता हूँ, आपको यदि अच्छा करना है तो आपको उन क्वेश्चंस को पकड़ना चाहिए जिन क्वेश्चंस में 2-2, 3-3 लेयर के क्वेश्चंस होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये 2-2, 3-3 लेयर्स क्या चीज़ है, मुझे तो नहीं समझ आया। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एक होता है कि भाई बारदोली सत्याग्रह,
तो एक सिंपल भी क्वेश्चन बन सकता है कि बारदोली सत्याग्रह, जैसे मान लीजिए स्वराज पार्टी है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। दोस्तों बीपीएससी धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाता चला जा रहा है, और अगर आप TRE 1 का पेपर देखेंगे तो GS का पेपर काफ़ी बेहतरीन था। तो आपको ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि अब कहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, कि कौन से क्वेश्चंस हम लगाएं। तो आप अगर लूसेंट का ही ले लें, लूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है उसमें जो PCS के क्वेश्चंस दिए हुए हैं या कुछ SSC CGL के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चीज़ें वहीं से उठाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर वो तो बहुत ज़्यादा है, वो तो उसको तो पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। नहीं, आपको पढ़ना कितना है, मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपको केवल मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एंशिएंट मेडिवल आप लेकर बैठ जाइए, नहीं। आपको करना है तो आपको बेहतरीन तरीके से करना होगा और एक क्रम से चीज़ें करनी होंगी। केवल मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस कीजिए, निश्चित तौर पे जो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को आप करने में सफल होंगे। दोस्तों अब सीटें कम हो रही हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लगातार BPSC TRE 1, 2, 3 और 4.0 आने वाला है। तो चौथा एग्जाम होने जा रहा है, लगातार टीचर भरे जा चुके हैं, 1, 2, 3 लगातार टीचर भरे जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पे अब तो वैकेंसी कम आएगी। तो वैकेंसी अगर जितनी भी आ रही है उसमें आपको तो एक सीट लेना है, ऐसा तो है नहीं। आप एप्लीकेंट हैं, निश्चित तौर पे आपको ये हो सकता है ये बात बुरी भी लगे कि अरे सर आप क्या कर रहे हैं, एक सीट लेना, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। तो क्या आप कंपटीशन की तैयारी करना छोड़ दे रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा है तो? नहीं ना। क्या TRE 3.0 में जो लोग सेलेक्ट होकर आए हैं क्या वो भी तो एक ही सीट लेकर आए हैं। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, इस बात को याद रख के कि हमें तो केवल एक सीट चाहिए, हमको 2 सीट 3 सीट की ज़रूरत नहीं, हमको एक सीट चाहिए। और हमेशा क्या कीजिए कि योगा कीजिए, सुबह और शाम क्या कहते हैं योगा करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि मन शांत रहेगा और जितना ज़्यादा रील से दूर रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आपको रील देखना भी है तो कुछ गुणवत्तापूर्ण रील देख सकते हैं आप। हमारे YouTube चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। मैं हमेशा जो करंट न्यूज़ है उस पर मैं रील बनाता हूं और चीज़ें बनाता हूं। मैं कभी ये नहीं है कि मैं कुछ कॉमेडी बना रहा हूं या चीज़ें बना रहा हूं। आप ज्ञानवर्धक रील्स को देखेंगे तो निश्चित तौर पे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों आगे हम और भी अपना जो चीज़ें हैं वो हम लेकर आएंगे। आज हमने हिस्ट्री की बात की है और अभी हमारे पास क्या कहते हैं टाइम, अभी मैंने नया शुरुआत किया है इसको बताने का। तो अभी मैंने कल एक पैटर्न बताया था, आप जाके मेरे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं, वो वीडियो पड़ा है कि स्ट्रेटजी 1 पार्ट 1, मैं पार्ट 1 लेकर कल आया था। तो आज मैं पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। पार्ट 2 में मैंने केवल बताया कि कैसे इतिहास में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करना है। आगे चल के चीज़ें आपको देखनी होंगी, समझनी होंगी, और मैं पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे कर करके चीज़ों को लेकर आऊँगा। और निश्चित तौर पे मैं आपका साथ दूंगा। BPSC TRE 4.0 तक का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, मैं आपके साथ हूँ। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी हिम्मत को बना कर रखें और आपको ये जज्बा बना के रखना होगा। क्योंकि दोस्तों कोई आपको नौकरी दिलाने नहीं आएगा, आपको हम मोटिवेट कर सकते हैं, आपको हम आपके अंदर की ज्वाला को बढ़ा सकते हैं, आपको हम क्या कहते हैं खुददार बना सकते हैं, लेकिन कर्म तो अपने करना पड़ेगा। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था। तो अर्जुन भी जो थे वो क्या कर रहे थे, वो अपने गुरुदेव के खिलाफ क्या कहते हैं बाढ़ नहीं उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, मैं कैसे इन लोगों के खिलाफ जा सकता हूँ, ये सब तो मेरे भाई हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन की बारी, कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप जितना फल के बारे में सोचेंगे दोस्तों, उतना आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, उतना आपको तनाव आएगा। इसीलिए मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप अपने आप पे भरोसा रखें और निश्चित तौर पे मेरे पे भरोसा रखें। कहते हैं ना कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो। निश्चित तौर पे उसी तरीके से आप मेरे पे भरोसा रख सकते हैं। मैं आपका साथ BPSC TRE 4.0 तक दूंगा, जब तक आपको निकाल नहीं दूंगा, या 5.0 तक आएगा तब तक मैं आपके लिए क्या कहते हैं कहीं ना कहीं एनर्जी बूस्टर का काम करूंगा। और मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। दोस्तों हम बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूं कि लोगों को पढ़ने भी नहीं आता है। वो क्या है कि बस आ गया और कोई कोचिंग सेंटर्स का उन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले लिया और लिखने लगे, पढ़ने लगे, नोट्स ही बनाए जा रहे हैं, नोट्स बनाए जा रहे हैं। अरे कब तक घिसोगे, कब तक ये सब चीज़ें रगड़ोगे? अरे अपने ब्रेन का भी तो उपयोग करो कि किस तरीके से हमें अपने ब्रेन का उपयोग करना है। आप जब तक क्या कहते हैं अपने, आज के समय में कंपटीशन ये कहता है कि आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल यदि नहीं अच्छे से करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो रेस है उससे बहुत पीछे हो जाएंगे। कहते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट,
तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप ऊर्जावान रहें, आप क्षमतावान बने और अपने जीवन में अपनी जो दिनचर्या है उसको बेहतरीन बनाएं। और मैं उस पर भी कुछ टॉपिक लेकर आऊँगा कि कैसे क्या कहते हैं हमें सुबह से लेकर शाम तक कैसे अपने मोबाइल का उपयोग करना है, कैसे अपने आप को प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन मोड में हमेशा रहना है। क्योंकि अगर आप इस तरीके की चीज़ों को नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पे कंपटीशन में आप पीछे हटते जाएंगे। आपको कोई फ्री की रोटियां देने नहीं जा रहा है, फ्री की सीट देने नहीं जा रहा है। और आगे मैं क्या कहते हैं पार्ट 3 भी लेकर आऊँगा इन्हीं आशा के साथ कि आप अपनी मेहनत को आप लगातार कंटिन्यू रखेंगे और दिन रात एक करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।